Good morning, everybody. Today I am going to start the chapter number 5, that is the periodic classification of the elements. Okay. तो actually this chapter deals with the periodic table, है ना. तो whatever the periodic table that today we are going to learn, that today we are know that modern periodic table, है ना. तो उस modern periodic table जो है वो table किस अलग अलग फेजेस से होते हुए वो फाइनली मॉडर्न periodic टेबल जो बना है, तो आप कह सकते हो इट इज़ द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द periodic टेबल. तो दिस इज़ द periodic क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स. ओके. तो आपको पता है कि व्हेन देयर वाज द अर्ली मैन, और उससे भी पहले जो थे, तो सबसे पहले उन्होंने कॉपर एज आया, है ना. आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कॉपर एज, आयरन एज. तो दिस कॉपर एंड आयरन, दीज आर द सम ऑफ द एलिमेंट विच हैज़ बीन डिस्कवर्ड वेरी अर्लियर, है ना. तो लाइक वाइज अगर मैं हिस्ट्री से बात करता हूँ, हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, तो अराउंड 1800 सेंचुरी वी आर हैविंग वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ द मेटल्स with us, है ना. We are having the very limited number of element with us. We can say element with us. But as the time passes, new elements were discovered. So it was a very major problem that come arise with the scientist of that time, that कि जैसे जैसे नए नए एलिमेंट डिस्कवर्ड हो रहे थे, तो उन एलिमेंट्स को सेग्रीगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर एलिमेंट को आप सेपरेट नहीं करोगे तो आप उसके बारे में डिटेल से उसके बारे में स्टडी नहीं कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपके घर में अगर आपने नया घर बनाया है, तो धीरे धीरे करके आपके घर में बहुत सारे नई चीज़ें आएंगी. हो सकता है बेड आएगा, फिर टीवी आएगा, रेफ्रिजरेटर आएगा, चेयर आएंगे, टेबल आएंगे, फ़ैन आएगा, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आएंगे. तो सबको बिल्कुल आप अलग अलग जगह प्लेस करते हो कि नहीं, कि सबको कहीं एक ही जगह पर जमा करके रखते हो? नहीं. तो वी आर जस्ट गिविंग देयर प्लेसेस. तो लाइक वाइज जो भी हमारे पास एलिमेंट डिस्कवर हो रहा था, तो उनको सेपरेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सेपरेट नहीं करेंगे तो उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी नहीं कर सकते हैं. ठीक है. जैसे देखो एग्जांपल, आपके स्कूल में लाइब्रेरी होता है, तो लाइब्रेरी में देखो, जब लाइब्रेरी में जाते हो तो देखोगे हर सेल्फ में बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट की बुक रहता है. आप अगर साइंस वाले में सेल्फ में चले जाओ तो उसमें पूरे साइंस की बुक रहती है. क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाइन से रहती है. तो आपको जिस भी क्लास का बुक चाहिए आप आराम से आप निकाल सकते हो. अगर आपको मैथ्स की बुक चाहिए तो आप मैथ्स वाले सेल्फ में चले जाओ, वहाँ से आप मैथ्स का बुक निकाल लो. एसएसटी की बुक चाहिए, एसएसटी वाले सेल्फ में चले जाओ. अगर लाइब्रेरी में सारी बुक अगर जम्बल्ड करके इधर उधर रखे रहें, और आपको अगर अपने क्लास की अगर एक बुक निकालनी है, तो आप पूरा लाइब्रेरी में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितने भी सेल्फ है, सारे सेल्फ में आप सर्च करोगे तब जाके कहीं ना कहीं मिलेगा. तो ये आपके लिए काफ़ी हेक्टिक होगा. तो इसलिए लाइब्रेरी में सारे बुक को क्यों अरेंज करके रखा जाता है, ताकि जो भी बुक्स आपको चाहिए वो आप बहुत ईजिली आराम से चूज़ कर सकते हो. ओके. तो जो भी एलिमेंट हमारे पास डिस्कवर हो रहे थे, तो उनको हमें प्रॉपर तरीके से अच्छे से सेपरेट करके रखना था. क्यों सेपरेट करना था? बिकॉज वी कैन डू द डिटेल स्टडी. अगर वो बिल्कुल अलग अलग करके रखेंगे तो हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं प्रॉपरली. ओके. नाउ देखो, तो हम स्टार्टिंग के एजेस में लगभग हमारे पास बहुत ही कम एलिमेंट हुआ करते होंगे, लगभग 10-15 ही एलिमेंट होते थे. लेकिन आज के समय में देखोगे हमारे पास 118 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, और उन 118 एलिमेंट्स में 98 जो है वो नेचुरली ऑकर करता है. नेचुरली मतलब कि एनवायरनमेंट में या नेचर में डायरेक्टली मिलता है, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सारे मैन मेड है, मतलब उसको खुद से बनाया गया है. तो 118 में 98 एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास जो है वो नेचर में डायरेक्टली मिलते हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स को हमने खुद से बनाया है. ठीक है. अब देखो, मेकिंग ऑर्डर ऑफ द क्योल्स, अर्ली अटेम्प्ट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स. अब देखो, सबसे पहले जो एलिमेंट्स को सेपरेट किया गया था, तो एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए किस बेसिस पे सेपरेट किया गया था वो हमें जानना चाहिए. तो जो सबसे पहला अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, है ना, मेकिंग ऑर्डर ऑफ क्योल्स. क्योल्स का मतलब होता है उलझन, मतलब बहुत सारे एलिमेंट आपके पास हैं, तो सबको अलग अलग कैसे करोगे, किस बेसिस पे अलग अलग करना है वो हमें जानना है. ठीक है. तो अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स को सेग्रीगेट किया गया था, सेपरेट किया गया था, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी. ठीक है. तो सबसे पहले उस समय जो भी एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल थे उनको बिल्कुल अलग अलग किया गया था. किस प्रॉपर्टी पे? उनके मेटालिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी से. लेकिन जब उसके मेटालिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी पे उसको अलग अलग किया गया, तो इट वाज नॉट फाउंड टू बी मच फ्रूटफुल, मतलब वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ. क्यों? मैं आपको बताता हूँ. सपोज़ करो कि अगर आपके पास
एक एग्जांपल, अगर 30 स्टूडेंट्स हैं और 30 स्टूडेंट्स को लेकर के आपको एक गेम खेलना है तो उसको 2 टीम में डिवाइड करना है। अब एक टीम में अगर 27 स्टूडेंट्स को रखोगे और एक तरफ अगर 3 स्टूडेंट्स को रखोगे, एक तरफ 27 स्टूडेंट और एक तरफ 3 स्टूडेंट, तो क्या ये जस्टिस है? नहीं, बिल्कुल भी जस्टिस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो डिवीज़न किया है वो बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है। एक ग्रुप बहुत ज़्यादा ही मजबूत हो चुका है, एक बहुत ही कम, एक बहुत ज़्यादा वीक है। तो ऐसे डिवाइड करने से कोई आपको फ़ायदा होगा? नहीं होगा। तो बिल्कुल सेम केस उस समय हुआ था जब हमने एलिमेंट्स को मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी में बिल्कुल अलग अलग किया था ना, तो मैक्सिमम एलिमेंट्स जो उस समय हमारे पास अवेलेबल थे वो सारे मेटल्स थे और बहुत ही कम नॉन मेटल्स थे। तो इसका मतलब ग्रुप जो था वो हाईली अनबैलेंस था, अनबैलेंस। एक तरफ उस समय जो मेटल्स थे वो मैक्सिमम मेटल्स मेरे पास, उस समय जो एलिमेंट्स थे वो मैक्सिमम जो एलिमेंट्स थे वो मेरे पास मेटल्स थे और नॉन मेटल्स बहुत ही कम थे। तो ग्रुप को सेपरेट करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जो सबसे पहला अटेम्प्ट लिया गया था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी एंड इट वाज नॉट फाउंड टू बी मच यूजफुल। व्हाई? बिकॉज द ग्रुप वाज हाईली इम्बैलेंस। ओके, नाउ डॉबर्नियर ट्राइड्स। उसके बाद सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डॉबर्नियर, जॉन वुल्फगैंग डॉबर्नियर, है ना। ये एक साइंटिस्ट, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। देखो यहाँ लिखा हुआ है जर्मन। तो इन 1817 जॉन वुल्फगैंग डॉबर्नियर और जर्मन केमिस्ट ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट विद देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप। तो सबसे पहला पीरियोडिक टेबल जो था वो किसने दिया था? डॉबर्नियर ने, जॉन वुल्फगैंग डॉबर्नियर, JW डॉबर्नियर इसको उन्हें बोलते थे। और कब दिया था? 1817 में। ओके, तो इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा पीरियोडिक टेबल है, और इन्होंने पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाया था वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो उस समय क्या था कि जितने भी हमारे पास पीरियोडिक जो भी एलिमेंट्स अवेलेबल थे, तो सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स थे सारे का मास कैलकुलेट किया गया, ठीक है। पहले जो लोग थे, पहले के जो साइंटिस्ट लोग थे, वो लोग सिर्फ किसी भी एक एलिमेंट का एटॉमिक मास जानते थे, एटॉमिक नंबर के बारे में कोई नहीं जानता था। मतलब लोग जब पढ़ना स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले लोग किसके बारे में जाने? सबसे पहले एटॉमिक मास के बारे में जाने। तो जितने भी एलिमेंट उस समय अवेलेबल थे, जो भी एलिमेंट होंगे 25-30 जो भी एलिमेंट होंगे उस समय, तो उस समय के जितने भी एलिमेंट्स थे तो उन सारे का मास कैलकुलेट किया डॉबर्नियर ने और फिर उसको अरेंज किया अ पेयर ऑफ थ्री एलिमेंट्स के पेयर में अरेंज किया। देखो अगर आप आओगे तो टेबल 5.2 में देखो यहाँ पे लिखा हुआ डॉबर्नियर ट्राइड्स, है ना। ट्राइड्स का मतलब होता है, या ट्रेड्स कह लो या ट्राइड्स कह लो, जो भी है। तो ये भी ट्राइड्स जो है या ट्रेड्स का मतलब होता है पेयर ऑफ 3। देखो ट्राई का मतलब जानते हो ना, 3 होता है। ट्राई मतलब 3 होता है। ट्राई साइकिल आप जानते हो ना, ट्राई साइकिल का मतलब क्या होता है? 3 व्हीकल हैविंग द 3 व्हील्स, दैट इज कॉल्ड द ट्राई साइकिल। जो रिक्शा आप लोग बोलते हो ट्राई साइकिल। तो ट्राइड्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 3, और इसको हम लोग लॉ ऑफ ट्राइड्स ही बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्राइड्स, है ना। देखो तो डॉबर्नियर ने क्या किया कि उसने एक ग्रुप बनाया, 3 का ग्रुप बनाया। एक ग्रुप में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम रखा, दूसरे में आप देख सकते हो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, और यहाँ पे रखा है ये बेरियम, फिर एक में क्लोरीन रखा, एक में ब्रोमीन रखा और ये आयोडीन रखा। तो यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे क्या बनाया है? ट्राइड्स। और ट्राइड्स का मतलब होता है कम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो 3 एलिमेंट्स का उसने क्या किया? कंबाइन करके एक ग्रुप बनाया। और इस ग्रुप को कैसे बनाया वो देखो। इस ग्रुप में जो फर्स्ट और लास्ट वाले का जो एटॉमिक मास का जो एवरेज था वो मिडिल वाले के एटॉमिक मास के अप्रॉक्स में आ रहा था, ठीक है। जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे देखो लिथियम, तो अगर ये लिथियम देखोगे तो लिथियम का एटॉमिक मास होता है बाबू 7। उसके बाद आता है सोडियम Na, तो Na का एटॉमिक मास आता है 23, और उसके बाद आता है पोटेशियम K। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, ठीक है। तो मैंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एटॉमिक मास लिख लिया। पहले वाले और लास्ट वाले का एवरेज निकालिए। एवरेज का मतलब जानते हो, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना, मतलब 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2। तो 7 और 39 को ऐड करोगे तो आ जाएगा ये 46 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 23। देखो इसके साथ मैच कर रहा है ना। तो इसने क्या किया था? एलिमेंट को ऐसे अरेंज किया कि फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का जो एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे वो मिडिल वाले के मास के अप्रॉक्स में आएगा। अगर एग्जैक्टली नहीं आ रहा तो नियर अबाउट आएगा, ठीक है। तो वैसे कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, तो कैल्शियम और बेरियम का एटॉमिक मास को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट स्ट्रॉन्शियम का मास के इक्वल आएगा। तो इसने क्या किया था?
डॉबर्नियर ने जो भी एलिमेंट्स थे उसके मासेस को कैलकुलेट किया, और मासेस को कैलकुलेट करने के बाद उसने एलिमेंट्स को 3 पेयर्स में अरेंज किया, और ये 3 पेयर्स को अरेंज करने को ही हम लोग बोलते हैं ट्राइड्स, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ ट्राइड्स। तो लॉ ऑफ ट्राइड किसने दिया था? डॉबर्नियर ने। देखो यहाँ पे डॉबर्नियर के बारे में कुछ लिखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये जो डॉबर्नियर ट्राइड्स था, तो इसने 3 एलिमेंट्स को कंबाइन किए, और इसका अगर हम मेरिट्स देखेंगे तो क्या इसका मेरिट्स समझ में आता है? इसका मेरिट ये था कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड विल बी इक्वल टू द मास ऑफ सेकंड एलिमेंट। मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो बिल्कुल बीच वाले के एटॉमिक मास के इक्वल आता है, ठीक है। ये उसका एडवांटेज था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हम सब के लिए नहीं हो पाया उस समय के लिए। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि लगभग उस समय जो थे लगभग 25 to 30 एलिमेंट हमारे पास थे, लगभग अप्रॉक्स बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं है। तो 25 से 30 एलिमेंट जो भी हमारे पास होंगे उस समय, तो आप देखो कि उसने कितने ट्रेड्स बनाए हैं, 1 2 3 ट्राइड्स बनाए हैं। 3 ट्राइड्स का मतलब, कहने का मतलब है 3 6 9, मतलब सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स को उसने अपने टेबल में बनाया। आप ये देखो, समझ लो कि यही सबसे पहला पीरियोडिक टेबल बना था। देखो कितना छोटा पीरियोडिक टेबल है। तो सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल था बिल्कुल यही बना था। उसके बाद जो आज आप देखते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इस पीरियोडिक टेबल का मेरिट क्या था समझ गया कि ही हैज़ अरेंज द एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ 3 सच दैट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज इक्वल टू द मास ऑफ सेकंड एलिमेंट, है ना। लेकिन डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे तो उसका डिमेरिट्स क्या था कि इन हिज टेबल ही हैज़ मेड ओनली 3 ट्राइड्स विच इंक्लूड ओनली द 9 एलिमेंट्स एंड डजंट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। मतलब बाकी के एलिमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि वो जो है वो इस लॉ ऑफ ट्राइड्स को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो ग्रुप A B C, यहाँ पे 3 ग्रुप दिया है। इसमें चेक करना है कौन कौन से जो ग्रुप हैं वो डॉबर्नियर ट्राइड्स को फॉलो करते हैं। तो आप इसमें चेक कर लेना, फर्स्ट और लास्ट का मास को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो इसके नियर अबाउट आता है कि नहीं। एग्जैक्ट आता है तो और अच्छी बात है, ये अगर नियर अबाउट भी आता है तो भी सही है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो इसका मतलब वो फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पढ़ोगे ग्रुप B एंड C आर डॉबर्नियर ट्रेड, तो आप चेक करना B और C जो है वो डॉबर्नियर ट्रेड है और A बिल्कुल भी नहीं है। तो ये डॉबर्नियर का क्या मेरिट था, क्या डिमेरिट था, मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा मैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। थैंक यू वेरी मच।